नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम विज्ञान के पहले चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो 10th क्लास का सिलेबस है ना 23-24 का, वो जारी कर दिया गया। तो आप आरबीसी की वेबसाइट पर जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। हमारा जो साइंस स्टडी पीसीबी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि बात करते हैं, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? तो जो दूध है ना वो फट जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है, लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो जितनी भी जो लोहे की वस्तुएं हैं ना तो इन पे क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अंगूर का किण्वन हो जाना, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो इनमें क्या है, कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, चाहे वो रासायनिक हो या भौतिक अभिक्रिया हो, लेकिन इनमें क्या है ना, कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है कि इन सभी परिस्थितियों में जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है उसकी नेचर या उसकी पहचान में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम इसकी डेफिनेशन को भी जानेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसमें और भी दिया है रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, इस सभी के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना। तो इसमें आपको एक्टिविटीज़ दी है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम जो केमिकल रिएक्शन है इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। इसमें क्रियाकलाप दिया है। इस क्रियाकलाप में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। तो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये वाला जो एक्टिविटीज़ है ना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डायग्राम आता है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसमें इस एक्टिविटीज़ में क्या किया है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ़ किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से क्यों साफ़ किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब रेगमाल से साफ़ करने के बाद इसे चिमटी से पकड़कर स्प्रिट लैंप बर्नर से इसका दहन करिए। तो इस डायग्राम में क्या किया है कि ये आपका लैंप है और जलती हुई ये लौ है। ठीक है ना। अब मैग्नीशियम रिबन को हमने कैंची से, जो मैग्नीशियम रिबन है इसको हमने चिमटी की सहायता से पकड़कर और इस लौ में जलाया। ठीक है ना। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लौ में जलाया। ठीक है ना। अब जलाने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन की जो राख होगी ना, इस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से जो एक तरीके से राख होगी ना उसको हम वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। और जो मैग्नीशियम रिबन है वो वायु की उपस्थिति में तो अभिक्रिया कर ही रहा है। ठीक है ना। तो क्या मैग्नीशियम से क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। यहाँ मैग्नीशियम की जो राख है ना उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा किया है यहाँ पे। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो श्वेत लौ के साथ जलता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। जो राख हमें प्राप्त होती है ना वो किसकी राख है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है। ठीक है ना। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि आपको बात करते हैं, देखो ये है आपका मैग्नीशियम रिबन। ठीक है ना। जब ये वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस तरीके से ये आपका जो एक्टिविटीज़ है ना ये क्लियर होती है आपकी। नेक्स्ट हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं।
एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, क्या प्रेक्षण होता है। तो एक्टिविटीज़ जो आपकी सेकंड है ना, इसमें आपको लेड नाइट्रेट लिया है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड लिया है, तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है ये आपसे पूछा है। जब इन दोनों को आपस में घोला जाता है तो क्या होता है, इनका जो रंग है ना वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। तो जैसे ये एक शंक्वाकार फ्लास्क है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, कुछ जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं हम, जो H2SO4 है वो इसमें मिला देते हैं। फिर क्या होता है, इसमें अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हमने जिंक मिलाया प्लस HCl या आप H2SO4, इनमें से आपको एक को मिलाना है। जैसे हम मिलाते हैं H2SO4, ठीक है ना, हैरो, तो क्या बनता है Zn प्लस ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना। ये बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकलती है, इसमें दर्शाया भी गया है कि H2S निकलती है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये भी इसमें बताया गया है। देखो, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि जैसे अभिकारक ठोस अवस्था में, तो वो किस में बदल जाते हैं, यदि वो आपके द्रव अवस्था में बदल जाते हैं तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरीके से रंग में परिवर्तन हो रहा है तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। इसी तरीके से गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन, तो ये सभी जो होते हैं ना, किसको दर्शाते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम पढ़ चुके हैं, जो आपका एक्टिविटीज़ फर्स्ट हुई थी ना उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब हमें इसको वाक्य के रूप में या शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अब इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम होता है। देखो, इस तरीके से जो है ना, जब ऑक्सीजन को उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम शब्द समीकरण में लिखें तो ये आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले बात करेंगे मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब आपस में यह अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इस जो अभिक्रिया है ना उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह शब्दों की अपेक्षा थोड़ा सरल होता है। इसमें आगे दिया हुआ है, तो देखो इस समीकरण में क्या है, तो ये वाला पार्ट है ना एरो से पहले वाला, तो इसको बोलते हैं हम अभिकारक। क्या होता है ये आपका अभिकारक होता है, इससे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और एरो के बाद वाला होता है ना, ये होता है आपका प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है ना। इसको अभी हम और समझेंगे। आगे दिया है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो जिनमें परिवर्तन होता है तो उनको कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है ना। तो अभिकारक क्या होते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, और उत्पाद होते हैं जो परिवर्तन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसमें और भी बताया गया है कि अभिकारक के बीच जो प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें जो बाईं ओर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग
या कह सकते हैं प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट साइड में लिखा जाता है और तीर का जो सिरा हुआ ना उत्पाद की ओर होता है। इस तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है ना। फिर इसमें दिया रासायनिक समीकरण को लिखना, इसमें कुछ ऐसा दिया खास है नहीं। इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब आवश्यक क्यों होता है? इसलिए आवश्यक होता है कि यदि रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ द्रव्यमान समान नहीं है तो वह समीकरण संतुलित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वह समीकरण संतुलित नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अत्यावश्यक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको जान लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? और देख लेना इसको, ठीक है ना। फिर आपका दिया है रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? पहले जो एरो से पहले वाला जो भाग होता है ना उसको कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, ठीक है ना। और जो एरो के बाद होता है उसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो क्या होते हैं? आपके अभिकारक होते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो नए पदार्थ हैं या रासायनिक परिवर्तन के बाद जो बनने वाला पदार्थ है ना उसको कहते हैं उत्पाद, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब हम इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व और किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको क्या बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात, जैसे कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो इस रासायनिक अभिक्रिया पहले और बाद में, पहले या उसके बाद या पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? देखो इसमें क्या है कि हमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को देखना होता है। यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है, ठीक है ना। अब संतुलित, जैसे कोई समीकरण आपका असंतुलित है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। इसमें और इसी तरीके से अभिक्रिया दी है, ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं इस समीकरण को। जैसे यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है Fe+H2O एरो Fe3O4+H2। तो हमें इस समीकरण को क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि ये कैसा समीकरण है, संतुलित है या असंतुलित है। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम परमाणु की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पे Fe कितना है? यहाँ पे Fe 1 है और यहाँ पे Fe की संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ पे 3 परमाणु हैं Fe के। तो ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया। अब हमें इस समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है, ठीक है ना। तो चरण फर्स्ट दिया है इसमें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आपको एक असंतुलित समीकरण दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो इसमें पहले चरण में क्या करेंगे हम कि जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, कौन सा समीकरण दिया हुआ है आपको? FeH2O, Fe+H2 एरो का दिया है Fe3O4+H2, ठीक है ना। ये समीकरण दिया है। तो पहले चरण में आपको क्या करना है? जो आपको परमाणु दिए हैं, तत्व दिए हैं, यौगिक हैं, तो इनको आपको बॉक्स में बंद कर लेना इस तरीके से, ठीक है ना। बॉक्स में बंद कर लेना है आपको, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। जैसे आपको ये इसमें इस तरीके से बॉक्स में बंद करना है तो बॉक्स में बंद करने के बाद आप इसमें क्या परिवर्तन नहीं कर सकते? यहाँ पे इसकी संख्या 2 है तो यहाँ पर 3 नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 नहीं कर सकते इनकी संख्या। आपको इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, आप इनके बाहर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे Fe3O4 है तो आप इसको हम 2Fe3O4 लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे H2 है तो उसको हम 2H
H2 लिख सकते हो, ना कि H4, ठीक है ना। आप इसको H4 नहीं लिख सकते। यहाँ पे Fe दिया है, यहाँ पे Fe दिया है, तो इसको आप 2Fe लिख सकते हो, ना कि Fe2, ठीक है ना। आप इस जो बॉक्स है ना, इसके बाहर परिवर्तन कर सकते हो, अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये आपका हो गया पहला चरण, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है आपका असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सूची बना लीजिए। इसमें आपको इस तरीके से सूची बना लेनी कि कौन से आपके, जैसे ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है आपका अभिकारक वाला पार्ट, तो इसको आपको देख लेना है कौन कौन से परमाणु हैं इसमें और कितने परमाणु हैं, ठीक है ना। ये आपको इस तरीके से चार्ट बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। तो इसमें क्या है कि चरण नंबर तीसरा दिया है, इस समीकरण में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा परमाणु किस यौगिक में है, उसको सबसे पहले संतुलित करना है। इस यौगिक में सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या है, तो हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, इस यौगिक को करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी 2 तत्व हैं, तो इनमें से किस तत्व को करेंगे देखते हैं आगे। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका उत्पाद वाला प्रोडक्ट वाला पार्ट है ना, इसमें आपको ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु लेके आने हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 4, ठीक, इसको इस तरीके से ले सकते हैं Fe+4H2O एरो Fe3O4+H2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया, ठीक है ना। ऑक्सीजन है वो संतुलित हो चुका, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद अब आपके रह जाते हैं Fe तथा H परमाणु। ये भी क्या है, ये असंतुलित हैं। अब इनको भी हमें क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है ना। तो कौन सा चरण आता है, चरण नंबर 4, ठीक है ना। इन दोनों में से किसको पहले हम संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाईं ओर। यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें 8 करनी है इधर की साइड, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखना है अगले चरण में, Fe+4H2O एरो Fe3O4+4H2O, ठीक है ना। तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, वो संतुलित हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट है चरण नंबर 5, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अब रहेगा हमारा Fe। अब इसमें Fe को क्या करना है, आयरन को हमें संतुलित करना है, ठीक है ना। तो इधर साइड उत्पाद वाले साइड में देखते हैं, तो यहाँ पे कितने Fe के तत्व हैं, 3 तत्व हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे, तब ये संतुलित होगा, ठीक है ना। तो 3Fe+4H2O एरो Fe3O4+4H2, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यह समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है, ठीक है ना। तो इस समीकरण को ही आपको चरण नंबर 6 में लिख देना है। नेक्स्ट है आपका, अंत में इस समीकरण जो आपको प्राप्त हुआ है ना, इस समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों उप तत्वों की परमाणु की संख्या को आकलन कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ परमाणु की संख्या को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ Fe के कितने 3 है, तो यहाँ पे Fe के 3 हो गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितने हुए 8, तो यहाँ पे कितने हुए 4, यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई किया तो कितने हुए 8 हो गए, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कितने हुए 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हुए 4। तो इस तरीके से यह समीकरण पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है, इसमें दिया है कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल्स कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके हम समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो समीकरण है वो पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। अब है चरण नंबर 7। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो अब इसमें हमें भौतिक अवस्था के संकेत लिखना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है, अभिकारकों तथा उत्पादों की गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रम से गैस, लिक्विड, एक्वस तथा सॉलिड से दर्शाया जाता है। ठीक है। जहाँ पे गैस होती है उसको जी से, द्रव होता है लिक्विड आई से, जलीय होता है एक्वा AQ से, और ठोस अवस्था को हम सॉलिड S से दर्शाते हैं। ठीक है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई अभिकारक उत्पाद है वो जल के साथ घुला हुआ है तब हम AQ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है, हमें इसकी अब अवस्थाओं को लिखना है। जैसे हमने ये समीकरण तो प्राप्त कर लिया, तो अब हम समीकरण की अवस्थाओं को लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे Fe की बात करते हैं, तो Fe क्या है, सॉलिड है, तो Fe के लिए क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। ठीक है ना। सॉलिड है ना, इसलिए S का प्रयोग करेंगे। H2O क्या है, H2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे H2O एक तरीके से गैस के रूप में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, +4H2O G के रूप में। ठीक है ना। एरो Fe3O4, Fe3O4 क्या है, यह आपका एक सॉलिड है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Fe3O4 ये आपका सॉलिड हो जाएगा, और H2O यहाँ पे एक गैस अवस्था में है, तो ये G हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी जो भौतिक अवस्था है उसको लिख दिया है। ठीक है ना। अब आपके आते हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर उपस्थित जो अशुद्धियां हैं ना, उसको रेगमाल से साफ करने पर वो हट जाती हैं, जिसके कारण जो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है, अर्थात अभिक्रिया वो आसानी से होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। तो आपको इन अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक है ना। जैसे इसमें दिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2। ठीक है ना। प्लस क्लोरीन Cl2, एरो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो क्या बनेगा 2HCl। ठीक है ना। संतुलित है ना, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन की 2 हैं, क्लोरीन की भी 2 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का 3। ठीक है ना। एरो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब हम इसको देखते हैं कि यह संतुलित है या नहीं। यहाँ पे Ba के कितना है, 1 है, यहाँ पे भी Ba का 1 है, Cl2 के 2 हैं, तो यहाँ पे Cl के 3 हैं। ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, यहाँ पे असंतुलित है, अनबैलेंस है। और SO4 की बात करते हैं, तो SO4 के कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे SO4 का 1 है, ये भी आपका क्या है, असंतुलित है। तो जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरीन को संतुलित करेंगे। ठीक है ना। जैसे हम क्लोरीन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और Ba के कितने हो जाएंगे, Ba के 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्लोरीन को करना है, क्लोरीन को क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 2 का, तो क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है ना। अब एल्युमिनियम के भी 2 हो जाएंगे, तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना। बचा आपका SO4, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे SO4, तो आपका SO4 को भी 3 हो गए, और बेरियम के भी आपके 3 हो गए। तो इस तरीके से आपका जो समीकरण है ना वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको
सब संख्याओं को लिखकर आपको संतुलित करना है समीकरण को, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपका जैसे सोडियम प्लस जल H2O, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है H2। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने करा दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो तो ठीक है ना, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल